गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक था जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाइलेशन, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस दो क्लासेस से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाइलेशन के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एस्पेक्ट्स ऑफ जो कंपाइलेशन है ये मेनली यहाँ चार टर्म से है। ये मेनली ये चार इसके चार हम इसको कह सकते हैं कि चार पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है, या चार यूनिट इसके अंदर आता है, जिसमें से कि हम लोगों ने डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पहले स्टडी कर लिया है। अब हमें देखना है स्कोप, रूल्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्कोप रूल्स को देखते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं स्कोप रूल्स का, तो स्कोप रूल होता क्या है, ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्कोप रूल्स क्या करता है। तो स्कोप रूल डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर्ड द ब्लॉक डिक्लेयर्ड द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम। जब कोई प्रोग्राम बन रहा है तो प्रोग्राम की जो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शन और अलग अलग जो हो गए, ठीक है, तो डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उन सभी में जो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होंगे। तो कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर्ड है और वो कहाँ एक्सेसिबल है, उसे कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, ये डिटरमाइंड होता है हमारा स्कोप रूल से, ठीक है। आई करेक्ट द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम entity, the scope of the program entity that is data, ठीक है, प्रोग्राम entity स्कोप का क्या होगा, डेटा होगा, ठीक है, डेटा आइटम होगा, ठीक, इज द पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is entered by the user, ठीक है। अब कहते हैं कि स्कोप जो हमारा जो प्रोग्राम जो एंटिटी है, ठीक है, कोई भी जो हमारा प्रोग्राम एंटिटी है, मतलब कि जो डेटा आइटम है, ठीक है, उसका जो स्कोप है, या फिर हम ये कहें कि जो भी हमारा डेटा आइटम्स है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका, ठीक है, वो सब क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि यूजर के द्वारा इंटर किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है इन मोस्ट लैंग्वेज द स्कोप ऑफ डेटा आइटम्स इज डिक्लेयर्ड इन मोस्ट लैंग्वेज, मतलब बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, द मोस्ट लैंग्वेज द स्कोप ऑफ डेटा आइटम इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, जो भी डेटा आइटम है उसका सारे स्कोप उसके स्कोप डिक्लेयर्ड रहते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू एन इनक्लोज्ड ब्लॉक अनलेस द इनक्लोज्ड ब्लॉक डिक्लेयर्स अ वेरिएबल विथ एन आइडेंटिकल नेम। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ये जो हमारा जो डिफरेंट जो स्कोप रूल्स की जो बात कर रहा है, तो स्कोप रूल्स में जैसे मैंने आप लोग क्या बताया कि और डिफरेंट जो ब्लॉक होगा, जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे डिफरेंट अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, मतलब अलग अलग ब्लॉक हो गया, वो फंक्शन को ही ब्लॉक बोलते हैं अलग अलग, आप सभी को पता है पहले से भी। तो जो अलग अलग हम लोग यहाँ फंक्शन जो बनाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग हमारा जो ब्लॉक जो बनेगा, तो सारे ब्लॉक्स में वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे, मतलब कि डेटा आइटम डिक्लेयर किए जाएंगे, और उसका वैल्यू क्या होता है, यूजर के द्वारा इंटर किया जाता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि स्कोप रूल्स सबसे पहले ये डिफाइन करता है कौन सा वेरिएबल किस ब्लॉक में एक्सेसिबल है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे जो कह रहा है कि बहुत सारे लैंग्वेज में ये फैसिलिटी है कि जो एक ब्लॉक में जो वेरिएबल डिफाइंड है उसको दूसरे ब्लॉक में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है।
लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि उसका जो नाम है होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि एक ब्लॉक में हम कोई वेरिएबल एक्स ले लिए और दूसरे ब्लॉक में भी एक्स नाम का वेरिएबल है, तब फिर उसे एक्सेस करने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, हालांकि उसके लिए भी डिफरेंट तरह के रूल्स बने हुए हैं जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप लोग याद होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं वो यही से स्कोप, ये रूल्स है वो स्कोप रिजोल्यूशन है। टर्म देखिए, टर्म आपका मिलता जुलता है थोड़ा, इससे पता चल रहा होगा आपको कि दोनों कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलता जुलता है। वहाँ स्कोप रिजोल्यूशन में क्या काम हो रहा था, वो भी क्या कि ग्लोबल वेरिएबल को किसी लोकल वेरिएबल सेम नाम का है, अगर ग्लोबल वेरिएबल सेम नाम का है लोकल वेरिएबल, तो उसको एक्सेस करने का काम में आता था। आप लोग याद आ गया होगा। यहाँ भी लगभग वही टर्म है, कर है कि एक जगह उसको डिफाइन किए हैं, दूसरी जगह उसको यूज करना चाहते हैं, और दूसरी जगह सेम नाम का ब्लॉक अगर है, ठीक है, तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरे नाम का ब्लॉक है तो दूसरे नाम का अगर वेरिएबल है तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। कुछ इसके रूल्स है उसके तहत। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ देखिए, ये मान लो ये ब्लॉक ए है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ए है। इसमें फ्लोट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एक एक्स और दूसरा वाई। दो वेरिएबल है डिक्लेयर किया हुआ है फ्लोट नाम का, ठीक है, जो जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई, और इसी ब्लॉक ए के अंदर ही एक दूसरा ब्लॉक यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ब्लॉक ए से बाहर भी हो सकता है, एक अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है। क्लास अंडर क्लास का एग्जांपल आप लोग याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इन बी के अंदर हमने क्या किया, इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वाई, सॉरी इन डेटा टाइप का, इन नाम नहीं, इन डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वाई और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो y है वो देखिए दोनों में एक ही है। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं x इक्वल टू वाई, तो इस x पर यानी फ्लोट वाले x पर ये इंट वाला y का वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइन स्कोप रूल्स के थ्रू होगा कि ये वाला डिफाइन होगा कि ये वाला होगा, ये स्कोप रूल्स डिफाइन करेगा। बाय डिफॉल्ट ये इंट वाला जो है ये डिफाइंड हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट करेंगे तो यही होगा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि स्कोप रूल्स का यूज करते हुए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको भी डिफाइन इस एक्स पे फ्लोट वाले एक्स पे हम लोग फ्लोट वाई को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपको नीचे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, वेरिएबल एक्स ऑफ ब्लॉक ए इज एक्सेसिबल इन ब्लॉक ए। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर, मतलब कि एक्स जो है जो ब्लॉक ए में डिफाइंड है, तो ब्लॉक ए में कहीं भी एक्सेसिबल है, आप सब कुछ जानते भी हैं। एंड इन द इनक्लोज्ड ब्लॉक बी, और इनक्लोज्ड ब्लॉक बी में भी, इनक्लोज्ड ब्लॉक क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो इनक्लोज्ड ब्लॉक की बात, क्योंकि ये जो बी ब्लॉक है वो कहाँ है, ए के अंदर में ही, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनक्लोज्ड ब्लॉक। एंड द इनक्लोज्ड ब्लॉक बी, मतलब इनक्लोज्ड ब्लॉक बी में भी ये क्या हो सकता है, एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, आई कर हाउएवर वेरिएबल y ऑफ ब्लॉक ए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल y ऑफ ब्लॉक ए इज नॉट एक्सेसिबल इन ब्लॉक बी। मैंने बताया ना ये ब्लॉक बी है, इसमें ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर में भी y डिक्लेयर्ड है, y नाम का वेरिएबल, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इसको ले लेगा। ठीक है, कर इन ब्लॉक बी, हेंस y is redeclared in block B. Thus, the statement x equal to y uses y of block B. ठीक है, क्योंकि ये रीडिक्लेयर किया हुआ, मतलब यहाँ भी y है यहाँ भी y है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो y लेगा वो ब्लॉक बी वाला y को एक्सेप्ट
कर लेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि द कंपाइलर पर परफॉर्म ऑपरेशंस कॉल्ड स्कोप एनालाइज। ठीक है, कंपाइलर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप एनालाइज एंड नेम resolution to determine the data item designed by the use of a name in the source program। ठीक है, मतलब सोर्स प्रोग्राम में हम लोग उसके नाम को यूज करते हुए फर्दर आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आगे जो भी वर्क हमें करना है वो कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं आगे। द जनरेटेड कोड सिंपली इम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ द एनालाइज। ठीक है, करेक्ट द जनरेटेड कोड, जो कोड अब इससे जनरेट होगा, ठीक है, कंपाइलर के द्वारा जो भी यहाँ वर्क हो रहा है स्कोप एनालाइज होगा। ठीक है, अब उसमें जो भी यहाँ कोड जनरेट होगा, करेक्ट जनरेटेड कोड सिंपली इम्प्लीमेंट, ये सिर्फ क्या होगा, सिंपली इम्प्लीमेंट होगा कहाँ पर, द रिजल्ट ऑफ द एनालाइज। ठीक है, जो एनालाइज का रिजल्ट है वहां पर सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा जो भी कोड जनरेट होगा वो। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन क्या है, तो स्कोप रिजोल्यूशन, सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन नहीं, स्कोप रूल्स। स्कोप रूल्स क्या है, तो स्कोप रूल्स एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है कि अगर किसी एक ब्लॉक के अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, अगर सेम नाम का वेरिएबल उसके इनक्लोज दूसरे अगर ब्लॉक के अंदर अगर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तो तो दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा उसके अंदर में जो सेम नाम का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ बताया एग्जांपल के तौर पर, जो आपने यहाँ अभी देखा। ठीक है, कि ए वाई यहाँ पर क्या है, वाई जो है वो ए में भी है और वाई बी में भी है, तो बी के अंदर जैसे ही वाई को यूज करने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट, ये जो होगा बाय डिफॉल्ट बी का जो वाई है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, बस हमारा पूरा का पूरा जो स्कोप रूल्स है वो इसी चीज को बताता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कंपाइलर काम करता है। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि दिस इज द एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाइलर, मतलब एक कंपाइलर कैसे काम करता है। ठीक है, वो सारा चीज यहाँ यहाँ इस सब पॉइंट से डिफाइंड होता है। तो जब भी कंपाइलर वर्क कर रहा है तो कंपाइलर इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करता है कि हाँ भाई दोनों नाम सेम हो गया, तो हम ये जो बी का जो बी के अंदर जो वाई डिफाइंड है इसी को यूज करना है, ए के अंदर जो डिफाइंड है इसको नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका जो चौथा और लास्ट जो हम लोग का जो एस्पेक्ट है वो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग आप सब कोई जानते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके माध्यम से, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से पूरे प्रोग्रामिंग को कंट्रोल किया जाता है कि कौन से स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट रिपीट होगा बार बार। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है, कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होना है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा काम आप सबको जानते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू ही डिफाइंड होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज फीचर for altering the flow of control during the execution of the program। ठीक है, during the execution of the program।
I correct. This include conditional transfer of control, conditional execution, iteration control and function call. ठीक है, मतलब यहाँ पे अब जो मेनली कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो 4 पॉइंट होता है वो चारों पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इटरेशन कंट्रोल एंड फंक्शन कॉल। ठीक है, ये चारों चीज इसके ये चारों पॉइंट जो है वो इसके अंदर में आते हैं। फंक्शन कॉल का मतलब क्या हो गया, जैसे देखते हो आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे सब फंक्शन को कॉल करते हो। जैसे कि मान लो सिंपल आप छोटा सा प्रोग्राम आप एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये वॉइड मेन है, ये आपका मेन फंक्शन है। इसके अंदर में मान लो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, इसमें आप ऐड नाम का एक फंक्शन को कॉल करती है। ठीक है, तो ऐड नाम का फंक्शन आप कहीं ऑलरेडी बनाए होंगे, मान लो आप ऐड नाम का फंक्शन यहाँ बनाए हो। ठीक है, वॉइड ऐड नाम का मान लो फंक्शन बनाया हुआ। ठीक है, इसमें आपने कुछ लिखा, तो ये आपने क्या किया, जैसे ही इस फंक्शन को एक सब फंक्शन है, इसको आप इस मेन फंक्शन के अंदर यहाँ डिक्लेयर कर दिए, तो ये फंक्शन उसके बाद जैसे ही यहाँ से एग्जीक्यूशन होती हुई आएगा यहाँ पे आएगा, तो इस सब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ, ये फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल नहीं होता तो ये सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, ये फंक्शन कॉल के द्वारा। फिर वो कहता है इटरेटिव कर, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल आप समझ गए। उसके बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इटरेशन कंट्रोल। इटरेशन कंट्रोल का मतलब क्या हो, जैसे कि नॉर्मली आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका पहला लाइन एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर पांचवा लाइन, फिर छठा, अप टू एंड लास्ट जो स्टेटमेंट होता है वहां तक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैनर में जैसे वो डिफाइंड है उसके अलावा एग्जीक्यूट होता है, वो हमारा आता है इटरेशन कंट्रोल के अंदर। ठीक है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, और यहाँ पर देखिए कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये दोनों टर्म हम एक ही साथ हम लोग यूज करते हैं। इसमें आप देखिए क्या होता है, देखिए जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, जैसे मान लो आपने उसमें इफ लगा दिया, आप कोई प्रोग्राम बना, इफ डाल दिया आपने, कंडीशन डाल दिया, और कंडीशन के बाद आपने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इसका एल्स आपने डाला, फिर यहाँ कंडीशन आपने लिखा। तो ये जो टर्म होता है उसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला तो नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं करेगा। लेकिन जब अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये मेन वाला पार्ट नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यानी इतना तो हर हाल में छूट रहा है ना, तो यही चीज कहलाता है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। मतलब मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल का कंडीशन के अलोंग ट्रांसफर, मतलब कंडीशन जो यहाँ ट्रू हो गया तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया यहाँ, सॉरी ट्रू हुआ तो कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में ट्रांसफर होकर आ गया, एल्स वालों को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और उसका जब उस पर आ गया तो फिर हमारा कंडीशनल एग्जीक्यूशन के अंदर आ गया, अब कंडीशन के आधार पर इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि दोनों को साथ साथ हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलली साथ साथ काम करता है। इसका बाद कह रहे हैं आगे कि द कंपाइलर मस्ट इंश्योर दैट, कंपाइलर पहले क्या करता है, इंश्योर करता है कि यह सोर्स प्रोग्राम does not violate the semantic the control structure। मतलब कि कंपाइलर पहले इंश्योर कर लेता है इस चीज को, ठीक है, कि जो आपका ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो सोर्स प्रोग्राम है, जो आपने सोर्स प्रोग्राम का लिखा हुआ है, वो सोर्स प्रोग्राम जो सिमेंटिक रूल्स है, सिमेंटिक रूल को, सिमेंटिक रूल का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा सिमेंटिक रूल्स है, ठीक है,
मतलब उसको डिसोबे नहीं कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं उसको डिसोबे नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये उस क्या कर रहा है, उसके वो जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है। ठीक है, मतलब रूल्स के अंदर ही काम कर रहा है। और सिमेंटिक क्या होता है, जस्ट अभी आगे भेजे जब कंपाइलर में आएंगे तो आप लोग डिटेल बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए सिमेंटिक का मतलब होता है, जैसे कि हम ऐसे सिमेंटिक रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां तो बहुत सारी चीजें आएगा, लेकिन छोटा सा उसमें टर्म में आप लोग को जो आता है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए बाई बी, बिल्कुल ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि बी बी का जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी का वैल्यू जीरो आ गया तो सिमेंटिक एरर कहलाएगा। ठीक है, अगर कहीं मान लो सेमीकोलन छूट गया है उसकी वजह से एरर आ गया, या कोई सिंटेक्स में एरर की वजह से आएगा तो सिंटेक्स एरर कहलाता है। लेकिन इस तरह की जो गलतियां होती है वो सारा चीज सिमेंटिक एरर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा बस कंट्रोल स्ट्रक्चर का। अब बाकी कंट्रोल स्ट्रक्चर को और आपको चाहेंगे कि हम इसको और लंबा चौड़ा कर दें तो आप उसको फिर अपने से भी आप ऑलरेडी चूंकि जान रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें डिफाइन कर। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ स्टेटमेंट, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फिर आप लिख सकते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और आप चाहें इसको अगर अकॉर्डिंग टू आप देखिए कितना मार्क्स क्वेश्चन में को आता है एग्जाम में, उसके अनुसार आप चाहें तो इसे आप फिर पूरा लंबा चौड़ा कर करके सबके बारे में कुछ कुछ लिखते चले जाइए तो पूरा लंबा चौड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये कितना पे आपको कितने इसका कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 4 नंबर में पूछा या 3 नंबर में पूछा तो आप इतना भी लेकर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लेकिन अगर वही लॉन्ग में पूछ दिया तो फिर आपको पूरा डिटेल उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका सेकेंड टॉपिक, इस चैप्टर का कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर चैप्टर का सेकेंड टॉपिक मेमोरी एलोकेशन। तब हम लोग बात करेंगे मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इसे हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।